तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे असाइनमेंट 8 और असाइनमेंट 9 के विस्तार पूर्वक उत्तर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एक वयस्क महिला की प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता क्या होती है। यानी कि एक वयस्क महिला यानी कि 18 वर्ष से ऊपर की महिला को एक दिन में कितने आयरन की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए 30 मिलीग्राम पर डे। दोस्तों यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस कुछ इस तरीके के दिए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत ही नजदीक का क्वेश्चन पूछा है, 38, 26, 41 इस तरीके के आंकड़े दिए हैं। तो दोस्तों सिंपल है, आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 30 मिलीग्राम पर डे की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर संतुलित आहार को प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के अनुपात के आधार पर दर्शाया गया है कि कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में वसा चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो देखिए जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो हमारे भोजन की ज्यादातर आवश्यकता है, लगभग 70% आवश्यकता किससे पूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए यहाँ पर भी। तो देखिए पहले ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट है 1/5, 1/5 हिस्सा यानी कि 20%, दूसरे में भी 20%, तीसरे में 60%, चौथे में 1/4 यानी 25%। तो दोस्तों कुछ देखना ही नहीं है, अपना डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोटीन 1/5 हिस्सा होना चाहिए अपने भोजन में, वसा 1/5 हिस्सा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 3/5 हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछले संविदा वर्ग 1 में पूछा गया है, होम साइंस वाले एग्जाम में। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, किशोर लड़कियों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक यूनिट दी है, यूनिट क्या है, ग्राम प्रतिदिन। यानी कि कितने ग्राम एक दिन में हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए किशोर लड़कियों को, किशोरी बालिकाओं को। तो दोस्तों उसका आंसर है 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूरी है प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, नेट प्रोटीन उपयोग एनपीयू, नेट प्रोटीन उपयोग एनपीयू क्या होता है। इसका आंसर है दोस्तों ए प्रतिधारित एन बटे ग्रहित एन गुणा 100। दोस्तों ये क्या होता है, प्रतिधारित यानी रिटेन प्रोटीन और गृहीत यानी इनटेक प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है, गृहीत का मतलब है जितनी प्रोटीन हमने ली है, हमने अपने भोजन में मान लीजिए 800, हमने अपने भोजन में मान लीजिए कुछ प्रोटीन ली है, अब उसमें से पूरी प्रोटीन तो पच नहीं जाएगी दोस्तों। तो जो रिटेन प्रोटीन है, जितनी बची, या फिर कोई भी भोजन है जिसको पकाते समय जितनी प्रोटीन खत्म हो गई या फिर कोई भी चीज हुई, उस प्रक्रिया में जितनी बची उसको कहेंगे प्रतिधारित यानी रिटेन। तो जो नेट प्रोटीन आएगा, जो नेट प्रोटीन उपयोग जिसको एनपीयू कहेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रतिधारित बटे गृहीत गुणा 100। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फलों की औसत खपत क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रतिदिन प्रति व्यक्ति फलों की औसत खपत होनी चाहिए 100 ग्राम, यानी एक दिन में व्यक्ति को 100 ग्राम फल तो खाने ही चाहिए। अगला है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वयस्क महिला को एक दिन में 55 ग्राम प्रोटीन खानी चाहिए। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक पुरुष को एक दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी कि अगर 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, अगर 50 किलो का व्यक्ति उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। इस तरीके से चलता है। तो एवरेज हम मानते हैं कि वयस्क महिला का वजन 55 किलोग्राम होता है आईसीएमआर के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देंगे 55 ग्राम पर डे। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष जो मध्यम श्रेणी का कार्य करता है उसकी ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है। दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आप पूरा कैलोरी चार्ट याद कर लें और उसमें इस प्रकार से याद कर लें कि जो मध्यम स्तर का काम कर रहा है उसको कितनी एनर्जी चाहिए, जो उच्च स्तर का काम कर रहा है उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों उस चार्ट में हमने देखा था, तो हमारा आंसर था 2600 से 2800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन उस रेंज में नहीं है सिवाय सी ऑप्शन के। पहला ऑप्शन है 2230, ये बहुत कम है। अगला है 3490, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों।
डी ऑप्शन है 23-20, ये भी कम है। 27-30 हमारे रेंज में आ रहा है 2600 से 800 की में, तो इसी को हम आंसर लगा देंगे। इसका आंसर होगा सी यानी 2730 किलो कैलोरी प्रतिदिन। अगला प्रश्न है, ये मैं अभी ऊपर ही आपको बताया कि सामान्य वयस्क के लिए आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत दैनिक आहारीय प्रोटीन की मात्रा क्या है। यानी आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक दिन में किसी भी सामान्य वयस्क पुरुष को कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 ग्राम पर केजी शारीरिक भार। यानी कि कोई अगर 40 किलो का व्यक्ति है तो उसको 40 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, कोई 55 किलो का व्यक्ति उसको 55 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। इस तरीके से ये बताया गया है। दोस्तों अब आते हैं असाइनमेंट नंबर 9 पर। असाइनमेंट 9 में जो पहला प्रश्न है वह है प्रसवकालीन और नवजात की मृत्यु का क्या कारण होता है, कि प्रसव काल में नवजात की मृत्यु किस कारण से होती है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ तरीके से लिख गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है माँ के पोषण की स्थिति, दूसरा है जन्म के समय कम वजन और कुसमयता, तीसरा है खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति और चौथा है माँ की उम्र। तो दोस्तों माँ की उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति भी कोई प्रभाव नहीं करती, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है और सरकार समझती है आपको उनका लाभ लेना चाहिए और संतुलित आहार वगैरह खाना चाहिए, ठीक है। माँ के पोषण की स्थिति अगर खराब है तो ये नवजात की मृत्यु का एक कारण हो सकती है, साथ ही माँ की मृत्यु का भी कारण हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे सॉलिड ऑप्शन है वो यह है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कम है और कुछ समय प्रसव हो रहा है। यानी कि मान लीजिए 9 महीने में अगर प्रसव होना चाहिए था वो 8 महीने में ही हो गया, 7.5 महीने में भी हो गया, तो यहाँ पर नवजात की मृत्यु के अधिक चांसेस हो जाते हैं, अधिक आशंका हो जाती है। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कितनी मात्रा की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल है 400 माइक्रोग्राम पर डे, इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। अगला है IUGR किस कारण से होता है। दोस्तों IUGR एक रोग होता है जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रोक देती है ये। इसकी जो कारण है वह है मां का अल्प पोषण। अगर मां की जो मां का पोषण अल्प है, यानी कि उसको संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो IUGR रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त किलो कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो आवश्यक किलो कैलोरी, ये आप लोगों को पता ही होगी, 300 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। और जब स्तनपान कराने वाली महिला यानी धात्री महिला को कितनी होती है, 550 किलो कैलोरी पर डे। तो ये दोनों ही चीजें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगला प्रश्न है मधुमेह जो केवल गर्भावस्था की स्थिति में देखा जाता है उसका नाम क्या है। दोस्तों कल एक हमारे मेंबर ने ये पूछा था, मधुमेह जो गर्भावस्था की अवधि में देखा जाता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। एक कीवर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है गर्भ के लिए जेस्टेन, तो उसी से बना है जेस्टेशनल मधुमेह, ठीक है। क्योंकि ये गर्भावस्था की अवस्था में ये मधुमेह हो जाता है तो इसको हम कहेंगे जेस्टेशनल मधुमेह, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जुबिलाइन बच्चों से रिलेटेड होता है और जेस्टेशनल गर्भावस्था से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है। दोस्तों ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये तीन चीजें जो हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन, ये गर्भावस्था की विषाक्तता यानी टॉक्सिमाइड के लिए बताता है। इसको प्री एक्सक्लेम्पेशिया भी बोलते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हर बार पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम में अगर ये सिलेबस में दिया है तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो दोस्तों इसको अच्छे से कर लें आप। अगला है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता गर्भावस्था में नहीं बदलती। तो दोस्तों गर्भावस्था में मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं बदलती, प्रोटीन की आवश्यकता बदलती है, क्योंकि नए नए ऊतकों का निर्माण करना होता है, बच्चे के शरीर का निर्माण करना होता है, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आयरन यानी कि लोह तत्व, ये भी ब्लड के निर्माण के लिए जरूरी है, तो आयरन की भी जरूरत होती है। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तो प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैग्नीशियम की गर्भावस्था में अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला को टेटनस का टीका लगाया जाता है। पहला ऑप्शन गर्भ का पता लगते ही, दूसरा गर्भ धारण के पश्चात प्रथम माह की समाप्ति पर, तीसरा उपरोक्त ए व बी दोनों, चौथा भ्रूण के दिल की धड़कनें सुनाई देने पर। देखिए दोस्तों ये भ्रूण के दिल की धड़कनें सुनाई देने पर तो नहीं है,
ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टीकाकरण वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो टिटनेस का इंजेक्शन है वो या तो जैसे ही गर्भ का मालूम चलता है उसके तुरंत बाद लगा देना चाहिए, 2 इंजेक्शन लगते हैं, अगला इंजेक्शन उसके 1 महीने बाद लगता है, और यदि नहीं मालूम है तो गर्भधारण के पश्चात प्रथम माह की समाप्ति पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से अगर हमको बाद में पता चलता है तो बाद में लगा देना चाहिए, लेकिन अगर हमको गर्भधारण पहले ही मालूम चल जाता है तो उसके प्रथम माह की समाप्ति पर हमको टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप लोग कोऑपरेटिव बैंक्स के एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। जय माता दी।